हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सर फरहाद और यह है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्च। और आज हम जो है पढ़ने वाले हैं ईटा एमडीकेट 2022 सॉल्यूशन। मतलब कि ईटा 2022 में जो एमडीकेट वाला टेस्ट था उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने से आपको दो फायदे हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप ईटा एमडीकेट 2022 में जो फिजिक्स के एमसीक्यूज आए हुए हैं आप इनको स्टडी करके सीख सकते हो और शायद ये 2023 में भी आ जाए, मतलब रिपीट हो जाए, क्योंकि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा ईटा में हो रहा है। तो एक तो ये कि आप इसके जो है एमसीक्यूज है उसको सीख सकते हो और ईटा में अगर ये रिपीट होते हैं तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा फायदा ये है कि आप 2022 एमडीकेट टेस्ट को अगर यहाँ पे आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ईटा एमडीकेट टेस्ट में कैसे एमसीक्यूज जो है वो आ सकते हैं। जो रिपीटर है उसको तो ऑलरेडी पता है कि कैसे एमसीक्यूज जो है ईटा में आते हैं, लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट है जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया हुआ है, पहली दफा टेस्ट देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट को ये पता चल सकता है इस वीडियो के देखने से कि एमडीकेट में कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो ये एमडीकेट 2022 टेस्ट है, मुझे ये टेस्ट मिला है पीडीएफ फॉर्म में और मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने इसको जो है मैं फिजिक्स वाला पोर्शन जो है इसकी वो मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूं। तो एमसीक्यूज नंबर 69, 69 एमसीक्यूज, 69 वाला एमसीक्यूज जो है ये फिजिक्स की एमसीक्यूज, मतलब 69 से फिजिक्स की एमसीक्यूज जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि जो ईटा में होते हैं वो मेडिकल में एमडीकेट में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश, इन चार जो है सब्जेक्ट से टेस्ट बना होता है। तो इन चार सब्जेक्ट में जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो 69वां जो एमसीक्यूज है, 69वां एमसीक्यूज इससे स्टार्ट हुआ है। तो 69वां एमसीक्यूज क्या कह रहा है? जबरदस्त एमसीक्यूज है। ए बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड रिटर्न बैक टू इनिशियल पॉइंट बाय कवरिंग 10 मीटर टुवर्ड्स साउथ, इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज। तो पहले इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए पहले आपने जो है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट को सेलेक्ट करने हैं। तो उसको हम न्यूज रूल्स के मुताबिक सेलेक्ट करते हैं। न्यू रूल क्या कहता है? न्यू में जो एन है इससे आता है नॉर्थ और जो ई है इससे आता है ईस्ट और डब्ल्यू से वेस्ट और इससे साउथ। तो पहले एन को यहाँ पे लेके नॉर्थ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और यहाँ पे डब्ल्यू नहीं लिखना बल्कि साउथ एस लिखना है, एस लिखना और यहाँ पे जो है डब्ल्यू लिखना है। तो दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब क्या कह रहा है कि एक बॉडी जो है ये नॉर्थ की तरफ 10 मीटर फासला कवर कर रहा है। तो मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक लेट सपोज 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन्होंने कवर किया है नॉर्थ की तरफ, और फिर रिटर्न बैक हो जाता है और यही 10 मीटर फासला जो है फिर साउथ की तरफ जो है कवर करता है, मतलब इनिशियल पॉइंट तक अगेन पहुंच जाता है। क्योंकि अगर ये 10 मीटर फासला रिटर्निंग डायरेक्शन में कवर करता है तो इट मीन्स कि ये इनिशियल पॉइंट तक पहुंच जाएगा। ओके अब ये क्या कह रहा है कि इस बॉडी ने फासला कितना कवर किया हुआ है? नंबर ए ऑप्शन 20 मीटर नॉर्थ, नंबर बी ऑप्शन 30 मीटर साउथ, नंबर सी ऑप्शन 0 मीटर एलॉन्ग नॉर्थ साउथ, नंबर डी 0 मीटर। तो ये दो ऑप्शन जो है आपको पता है कि अगर ये बॉडी इनिशियल पॉइंट तक पहुंच जाता है तो मतलब क्लोज पाथ है, एलॉन्ग ए क्लोज पाथ डिस्प्लेसमेंट इज 0। डिस्टेंस अगर यहाँ पे डिस्टेंस मांगा होता तो डिस्टेंस 20 मीटर है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट इन्होंने मांगा है तो डिस्प्लेसमेंट जो है क्योंकि क्लोज पाथ है तो क्लोज पाथ में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। 0 तो है, लेकिन अगर हम ऑप्शन सी और डी को देखें, ऑप्शन सी कह रहा है कि 0 मीटर एलॉन्ग नॉर्थ साउथ और ऑप्शन डी कह रहा है कि 0 मीटर। तो अब देखें यहाँ पे 0 मीटर तो मैग्नीट्यूड ऑप्शन डी में 0 मीटर तो है, लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 आ जाए तो 0 डिस्प्लेसमेंट को 0 वेक्टर कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं, और नल वेक्टर की डायरेक्शन होती है, लेकिन डायरेक्शन जो होता है वो आर्बिट्ररी होती है। आर्बिट्ररी मतलब कि ये बॉडी जो है ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में गया है, पहले नॉर्थ में फिर साउथ में, तो इसकी रिजल्टेंट तो
तो जीरो आ जाती है, जीरो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये जीरो डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग नॉर्थ साउथ है। मतलब आप इस जीरो डिस्प्लेसमेंट को एलॉन्ग नॉर्थ भी ले सकते हो और इस जीरो डिस्प्लेसमेंट को एलॉन्ग साउथ भी ले सकते हो। तो ये दो आर्बिट्ररी डायरेक्शन है इस जीरो डिस्प्लेसमेंट की। तो इस तरह ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑप्शन डी में सिर्फ 0 मीटर लिखा हुआ है, कोई डायरेक्शन की इन्होंने बात नहीं की है। लेकिन ऑप्शन सी को अगर आप देखें 0 मीटर एलॉन्ग नॉर्थ साउथ, एलॉन्ग नॉर्थ साउथ का मतलब कि ये आप एलॉन्ग साउथ भी लिख सकते हो, एलॉन्ग नॉर्थ भी ले सकते हो। तो मतलब कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने थोड़ा सा सोचना है कि यहां पे दोनों ऑप्शन जो है ये कंफ्यूजेबल ऑप्शन है, 0 मीटर एंड 0 मीटर एलॉन्ग नॉर्थ साउथ। तो आपने सेलेक्ट करना है 0 मीटर एलॉन्ग नॉर्थ साउथ, क्योंकि ये नल वेक्टर है और नल वेक्टर को आपने आर्बिट्ररी डायरेक्शन देना है। ओके, एमसीक्यूज नंबर 70 एमसीक्यूज जो है ये क्या कह रहा है, 70वां एमसीक्यूज कह रहा है द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ। ये देखे कितना जो है इजी एमसीक्यूज 2022 एमडी के टेस्ट में आया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट है ये किसके साथ सेम है? नंबर ऑप्शन ए में मोमेंटम, ऑप्शन बी में वेलोसिटी, ऑप्शन सी में फोर्स, ऑप्शन डी में वर्क। तो वर्क की यूनिट जूल है और काइनेटिक एनर्जी जो भी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, जो भी एनर्जी है इसकी यूनिट क्या है? जूल है। तो मतलब यह है कि वर्क के साथ काइनेटिक एनर्जी की यूनिट सेम है, मतलब ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये तो बहुत इजी एमसीक्यूज था। 71 एमसीक्यूज को देखें, विच वन इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? ऑप्शन ए में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी में इम्पल्स, ऑप्शन सी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑप्शन डी में मोमेंटम। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ा, ये तो वेक्टर है। इम्पल्स जो है ये भी वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होता है उसी डायरेक्शन में इम्पल्स होता है। और मोमेंटम की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, तो मतलब मोमेंटम भी वेक्टर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वेक्टर नहीं है बल्कि ये टेंसर है। तो इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और एमसीक्यूज भी ये कह रहा है कि कौन सा वाला वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। दिस इज एमसीक्यूज नंबर 71। एमसीक्यूज नंबर 72 को देखते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन व्हिच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट होता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ में नेट फोर्स 0 होता है और बॉडी या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है या तो हमेशा के लिए 0 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 0 भी अगर 0 रहता है हमेशा के लिए तो ये भी एक कांस्टेंट है, और अगर 0 नहीं है, नॉन 0 है, लेकिन फिर भी चेंजेबल नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब ये है कि ऑप्शन ए में वेलोसिटी दिया हुआ है, ऑप्शन बी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी में एम्पलीट्यूड, ऑप्शन डी में अमाउंट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे न्यूटन लॉ जो है ये अमाउंट ऑफ वर्क, न्यूटन फर्स्ट लॉ वर्क के साथ रिलेटेड नहीं है, एम्पलीट्यूड के साथ रिलेटेड नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में अगर एक बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो इसमें एक्सेलरेशन पाई जाती है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मतलब यह है कि ये भी नहीं हो सकता। और वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, और न्यूटन फर्स्ट लॉ 0 एक्सेलरेशन के मुतालिक है कि मतलब एक्सेलरेशन जो है बॉडी में 0 रहेगा। मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 73 को देखते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया सेटिस्फाइड। लॉ ऑफ इनर्शिया जो है, लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन फर्स्ट लॉ को कहते हैं। ये क्या सेटिस्फाई करता है? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ वेरिएबल फोर्स, कंडीशन ऑफ फोर्स इन कांटेक्ट, कंडीशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जो है सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम के दौरान किसी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो एंगुलर हो या लीनियर हो जो भी है, लेकिन इक्विलिब्रियम के दौरान किसी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं होगा। किसी बॉडी पर नेट फोर्स या नेट टॉर्क क्या होगा? 0 होगा। तो इट मींस के कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 74 को अगर आप देखें, व्हेन 5 टाइम्स मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम बॉडी देन इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू। दिस इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये बेहतरीन एमसीक्यूज है और ये कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है। इसकी स्टेटमेंट को अगर आप देखते हो, इसकी स्टेटमेंट को अगर आप समझते हो तो ये इजी है, अगर स्टेटमेंट को नहीं समझ सकते तो ये डिफिकल्ट है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? व्हेन 5 टाइम्स मोमेंटम ऑफ बॉडी, व्हेन 5 टाइम्स मोमेंटम ऑफ बॉडी, मतलब कि 5 टाइम्स मोमेंटम, P मोमेंटम और 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स मोमेंटम ऑफ बॉडी
is equal to the kinetic energy of body, kinetic एनर्जी ऑफ बॉडी, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बस अगर ये स्टेटमेंट है, अगर इसको आप लिख सकते हो तो फिर इजी है। 5 टाइम मोमेंटम है और ये बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वल है, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या है, तो आपको पता है कि 5 मैंने लिखा और p की जगह mv लिखेंगे, तो 5 mv दिस इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। यहाँ पे v और v स्क्वायर कैंसिल, m और m कैंसिल, 1/2 जो है इसको 5 में ज़रब देने से ये 10 हो जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड, चूंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड है, तो v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इस बॉडी की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो 10 मीटर पर सेकेंड है। मतलब ऑप्शन ए में जो है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी में 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी में 15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी में 20 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, 10 मीटर पर सेकेंड। MCQs नंबर 75 को देखते हैं। When angular speed of body is double, अगर हम किसी बॉडी की एंगुलर स्पीड को डबल करते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है AC, ये आपने पढ़ा है मैग्नीट्यूड में v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r के बराबर होता है, और आपने v भी पढ़ा है कि v जो है ये r ओमेगा के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप r ओमेगा को पुट करते हो तो AC विल बी इक्वल टू r ओमेगा होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई r। ये स्क्वायर को ओपन करने से ये क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। r और r स्क्वायर कैंसल, तो मतलब कि AC जो है ये r ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ओमेगा स्क्वायर, मतलब AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है। तो अब देखें, अगर हम ओमेगा को डबल करते हैं तो डबल का स्क्वायर विल बी 4 टाइम्स। अब अगर हम एंगुलर स्पीड को डबल करते हैं किसी बॉडी की, तो इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डबल आ जाएगी। नंबर ऑप्शन ए डबल, ऑप्शन बी थ्राइस, ऑप्शन बी 4 टाइम्स, ऑप्शन डी रिमेन द सेम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। और MCQ नंबर 76 को देखते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज लंच्ड, इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम 8। एक प्रोजेक्टाइल को हम लंच करते हैं तो इसकी वेलोसिटी किस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है, एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी किस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है। फॉर एग्जांपल, यहां से हम एक प्रोजेक्टाइल को लंच करते हैं तो इसको पॉइंट इम्पैक्ट पॉइंट कहते हैं, जिस पॉइंट पर ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड के साथ स्ट्राइक करता है आफ्टर प्रोजेक्शन, इसको इम्पैक्ट पॉइंट कहते हैं। और जिस पॉइंट से हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं उसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन पॉइंट कहते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। और मैक्सिमम हाइट वाला जो पॉइंट है इसको हम समिट पॉइंट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड समिट पॉइंट। ये 3 मेन पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो अब देखते हैं, वो कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल अगर हम लंच करते हैं तो इसके वेलोसिटी किस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर, हाईएस्ट पॉइंट पर, मतलब समिट पॉइंट पर। नंबर ऑप्शन सी बिटवीन लंचिंग एंड हाईएस्ट पॉइंट, या ऑल ऑफ दीज, ऑल पॉइंट्स। ये कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी प्रोजेक्शन पॉइंट पर मैक्सिमम रहेगा, या प्रोजेक्शन और मैक्सिमम हाइट वाला जो पॉइंट है इनके दरमियान पॉइंट जो है इस पे हाई रहेगा, या समिट पॉइंट मैक्सिमम हाइट वाला जो पॉइंट है इस पे मैक्सिमम रहेगा, या ऑल पॉइंट्स पर जो है वो मैक्सिमम रहेगा। तो आप देखें यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्शन के बाद चूंकि प्रोजेक्टाइल पर ग्रेविटी फोर्स अमल करता है और ग्रेविटी फोर्स के नतीजे में प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी की जो वाई वाला कंपोनेंट है वो स्लोली डिक्रीज होता है, मतलब वेलोसिटी में लॉस आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। तो इस तरह इनिशियल जो वेलोसिटी है प्रोजेक्शन पॉइंट पर वो मैक्सिमम होता है। प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन पॉइंट पर जो वेलोसिटी है और इंपैक्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, ये दो वेलोसिटी मैक्सिमम रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे इंपैक्ट पॉइंट उन्होंने नहीं दिया हुआ है, सिर्फ प्रोजेक्ट पॉइंट दिया हुआ है, तो मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्शन पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम रहेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 77 77वां MCQ वो क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन 1/2 mv स्क्वायर है, लेकिन उन्होंने ये नहीं दिया हुआ है। उन्होंने दिया हुआ है ऑप्शन ए में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p डिवाइड बाई 2m। ये p स्क्वायर बाई 2m होना चाहिए था, p डिवाइड बाई 2m नहीं, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 और
1/2 mv.v, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी 1/2 mv.f, v.f तो नहीं आ सकता। और ऑप्शन डी जो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv.ω, ये भी नहीं हो सकता, v.ω नहीं हो सकता। तो मतलब यह है कि जो ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू 1/2 mv², और इस v² को आप इस तरह लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv.v, v² को आप v.v लिख सकते हो। तो इस तरह ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 78 को देखते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट MCQs, कंसेप्चुअल MCQs। टू बॉडीज A and B of temperature TA 100 degree centigrade and TB 0 degree centigrade are brought in thermal contact with each other. Which one in the following is possible at thermal equilibrium? ये कह रहा है कि आपके पास दो बॉडी है, एक बॉडी ए है और इस बॉडी ए की जो टेम्परेचर है TA ये 100 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरा है बॉडी बी, और बॉडी बी की जो टेम्परेचर है TB ये 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसको हम इन कांटेक्ट करते हैं, मतलब इन थर्मल कांटेक्ट। इन थर्मल कांटेक्ट का मतलब यह है कि ये जो है हीट एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये TA जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस है और TB 0 डिग्री सेल्सियस है। तो मतलब बॉडी ए जो है ये हार्ड बॉडी है और बॉडी बी कोल्ड बॉडी है। तो इट मींस के बॉडी ए से हीट फ्लो होगा बॉडी बी की तरफ, नेट हीट फ्लो, क्योंकि ये हार्ड बॉडी है और ये कोल्ड बॉडी है, और जो हीट फ्लो होता है ये हमेशा हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है, नेट फ्लो। तो अब देखें ये कह रहा है कि थर्मल इक्विलिब्रियम पर जब ये दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो कौन सा ऑप्शन जो है वो पॉसिबल है। नंबर 1 दिया हुआ है थर्मल इक्विलिब्रियम पर TA जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा और TB 100 डिग्री सेल्सियस होगा। पहले आप ये नोट कर ले कि थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होता है जिसमें दोनों बॉडी की दरमियान नेट हीट फ्लो 0 होता है, और ये आप नोट कर ले कि जब भी दो बॉडी के दरमियान नेट हीट फ्लो 0 हो जाते हैं तो इट मींस के ये दोनों बॉडी की टेम्परेचर सेम है, दोनों बॉडी एक ही टेम्परेचर पर है। अगर दो बॉडी एक ही टेम्परेचर पर है तो फिर इन बॉडी के दरमियान नेट हीट फ्लो 0 होगा और इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहां पे आपने ऐसे ऑप्शन ढूंढना है जिसमें दोनों के टेम्परेचर सेम हो। नंबर ऑप्शन ए को अगर आप देखें TA 0 डिग्री सेल्सियस TB 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो नहीं हो सकता, इस तरह तो नहीं हो सकता कि इसकी टेम्परेचर 0 हो जाए और इसकी 100 हो जाए, इस तरह नहीं हो सकता। TA 60 डिग्री और TB 50 डिग्री ये डिफरेंट टेम्परेचर है, ये भी नहीं हो सकता। TA 45 डिग्री और TB 45 डिग्री, ये ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। और नंबर डी TA 60 डिग्री और TB 40 डिग्री, ये भी नहीं हो सकता। ये मतलब ऑप्शन सी जो है TA 45 डिग्री और TB 45 डिग्री दोनों सेम टेम्परेचर है, 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये जो है दिस इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन बाद स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि सर जी यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ पे 0 था, तो मतलब ये है कि ये 50 होना चाहिए था, ये 50 के इनका मजमुआ तो 100 आता हो। ज़रूरी नहीं है, इसका 45 और इसका 45 है तो वो 10 डिग्री वाला जो टेम्परेचर है वो कहाँ पे गया, तो वो शायद वो एनवायरमेंट को गया होगा। ये तो ज़रूरी नहीं है, इन्होंने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन MCQs में नहीं बताया हुआ है, सिर्फ इन्होंने थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की है। तो आपने ये जरूरी नहीं है कि हमेशा इन दोनों का सम जो है वो इसके बराबर आएगा, ये जरूरी नहीं है, सिर्फ आपने ये देखना है कि दोनों बॉडी के टेम्परेचर जो है वो सेम होना चाहिए। MCQ नंबर 79 को देखते हैं। इन आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम, एक आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम है। आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम की डिफिनीशन आपको पता है कि थर्मोडायनामिक आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जो कि अपने एनवायरनमेंट के साथ न तो एनर्जी ट्रांसफर करता है मतलब हीट, और न ही मास ट्रांसफर करता है मतलब मैटर। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन ए में उन्होंने कहा है कि नो हीट ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट के साथ कोई हीट ट्रांसफर नहीं करता, ये तो सही है, लेकिन उन्होंने मास की जिक्र नहीं की है। ऑप्शन बी को देखते हैं। नाइदर
हीट नॉर एनी मास आर ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट। न तो ये सिस्टम किसी हीट को एनवायरनमेंट के साथ ट्रांसफर करता है और न ये सिस्टम किसी मास को एनवायरनमेंट के साथ ट्रांसफर करता है। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी, नो डिसिपेटेड एनर्जी एंड हीट आर ट्रांसफर, इस तरह कोई डिफिनीशन नहीं है। ऑप्शन डी जो है नो मास ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट, यहां पे सिर्फ मास लिखा हुआ है। ऑप्शन ए में सिर्फ हीट लिखा हुआ है। ऑप्शन सी तो ये तो नहीं है, और ऑप्शन बी में मास और हीट दोनों लिखे हुए हैं कि मास भी नहीं ट्रांसफर होता और जो है हीट भी नहीं ट्रांसफर होता एनवायरनमेंट के साथ। इसको हम कहते हैं थर्मल आइसोलेटेड सिस्टम। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। ये है आपके पास 10 एमसीक्यूज, 79 तक एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए हैं। चूंकि वीडियो लेंथी हो रही है इसलिए ये काफी है। ये जरूर देख ले ये वीडियो आप लोग, और फिर हम दूसरे लेक्चर में 80 से जो है आगे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे कि वो एमसीक्यूज क्या कह रहे हैं। ये है हमारे पास एमडीकेट 2022 ईटा वाला टेस्ट, और इसको हम इसमें जो फिजिक्स वाला पोर्शन है इसको हम सॉल्व करेंगे, और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको देखेंगे और पसंद करेंगे, और बहुत कुछ इस वीडियो से आप सीख सकते हो। ओके, थैंक यू।